जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। चलते हैं पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। दोस्तों, एक फैमिली पेंशनर हैं जिनको अभी तक OROP 2 का एरियर नहीं मिला, ना ही बढ़ी हुई पेंशन मिली है। तो दोस्तों, इसके लिए इन्होंने CP ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाली। उसके बाद डायरेक्ट पंजाब नेशनल बैंक ने पेंशनर को चिट्ठी लिखी कि हम आपको बढ़ी हुई पेंशन भी दे देंगे और एरियर भी दे देंगे। तो दोस्तों, CP ग्राम का असर होता है। अगर आपको अभी तक OROP 2 का एरियर नहीं मिला या फिर बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिली, तो आप CP ग्राम के जरिए शिकायत डालिए और आपको जल्दी ही एरियर और बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थे फैमिली पेंशनर। इनको वैसे 30 अप्रैल 2023 तक मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। इस वजह से इन्होंने शिकायत डाली और पंजाब नेशनल बैंक ने पेंशनर को लिखा कि आपकी जो शिकायत थी वो दर्ज करी जा चुकी थी और CPPC को भी भेजी जा चुकी थी, CPPC जयपुर को। तो दोस्तों, यहां पे इन्होंने सूचित किया PCDA EPPO संख्या इतना के अनुसार OROP का रिवीजन पेंशन पोर्टल पर कर दिया गया है, जिसका प्रभाव आगामी पेंशन प्रक्रिया में किया जाएगा। आगामी का मतलब जो आगे इनकी पेंशन आएगी। अब जो इनकी सितंबर की पेंशन मिलेगी वो शायद इनको अब बढ़कर मिले OROP 2 के अकॉर्डिंग, और एरियर भी इनको बीच में दिया जाएगा। दोस्तों, इनको बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, पता नहीं किस कारण से बैंक ने इनको पे नहीं किया। तो CP ग्राम का ये असर है कि फैमिली पेंशनर को एरियर भी मिलेगा और बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी थोड़े दिन बाद। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, काफी पेंशनर पूछते हैं कि हमें ECHS का रिम्बर्समेंट कैसे क्लेम करना है, कैसे लेना है क्लेम ECHS का। अगर हमारे कुछ मेडिकल बिल हैं या फिर हमने दवाइयां ली है या फिर हमने कहीं ऑपरेशन कराया है। दोस्तों, इस पे कुछ 2 पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। आई वॉन्ट टू कैंसल माई ECHS मेंबरशिप एंड वुड लाइक टू कंटिन्यू फिक्स मेडिकल अलाउंस, होम शुड आई अप्रोच। यानी ये चाहते हैं कि जो इन्होंने ECHS मेंबरशिप ले रखी है, जो फैसिलिटी ले रखी है, वो इसको बंद कर दें और फिर वो चिकित्सा भत्ता लेना स्टार्ट करें। क्या ऐसा पॉसिबल है जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके साथ? दोस्तों, 2003 के बाद जितने भी आए हैं पेंशनर्स, उनका तो अमाउंट काटा जा रहा है और ECHS का उनसे पैसा भी लिया है। यानी वो ECHS में एनरोल हो गए हैं और अब वो ECHS की फैसिलिटी ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने जो डिफेंस पेंशनर्स है उनके लिए क्या कर रखा है कि उनको यहां पे कंपलसरी एनरोल कर रखा है ECHS में, कि आपको ECHS का बेनिफिट लेना ही है, उसका पैसा काट लिया जाएगा। जैसा कि आप PPO में भी देखते हैं कितना पैसा आपका काटा गया है। दोस्तों, अब आप फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी 1000 रुपए भत्ता नहीं ले सकते, बल्कि सिविल डिपार्टमेंट में ये दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। या तो वो CGHS की फैसिलिटी भी ले सकते हैं या फिर वो इसको बंद करके फिक्स मेडिकल अलाउंस भी ले सकते हैं। सिविल डिपार्टमेंट पे ऐसा है, हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही है। हम पेंशनर को वो फैसिलिटी दे सकते हैं कि उनको क्या चाहिए, या तो मेडिकल अलाउंस या फिर CGHS की फैसिलिटी। लेकिन दोस्तों, डिफेंस में ऐसा नहीं है। सरकार द्वारा कुछ चीजें हैं जो आप पर थोपी गई हैं कि आपको ये लेना ही है। भले ही पेंशनर की इच्छा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती पेंशनर को वो दिलवाया जा रहा है। ऐसा क्यों? अब ऐसी बहुत सी जगह है, कई गांव हैं जहां पे हॉस्पिटल नहीं है, ECHS की फैसिलिटी नहीं है, तो उन पेंशनर का क्या करेंगे? तो मजबूरी में उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस दिया जाना चाहिए, वो भी 1000 रुपए नहीं, बढ़ाकर, ताकि उनको कुछ पेंशन पे फायदा पहुंचे। भले ही वो कहीं दूसरी जगह जाके, सिटी जाके कहीं रहने लगे, वो बात अलग है। लेकिन जबरदस्ती ECHS की फैसिलिटी पेंशनर पे थोपी नहीं जानी चाहिए भारत सरकार के द्वारा। पेंशनर के पास अपनी चॉइस होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ECHS की फैसिलिटी चाहिए या फिर फिक्स मेडिकल अलाउंस चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये पेंशनर के खुद के रिस्पॉन्स पर होनी चाहिए कि वो क्या चाहता है। तो दोस्तों, इसमें यही है कि आप अगर ECHS मेंबर बन गए हैं तो फिर आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते मेडिकल अलाउंस में, जो भी 2003 के बाद आए हैं, और उनका पैसा कटा भी है। तो ये जो सुविधा है ये आप पे थोपी गई है कि आपको फैसिलिटी लेनी है,
भले ही आप किस तरीके से उसे लें, सही हो या फिर वो गलत हो। फिर दोस्तों एक और चीज पूछी है, होम शुड आई अप्रोच फॉर कंप्लेंट रिगार्डिंग रिम्बर्समेंट। अब हम ईसीएचएस का जो रिम्बर्समेंट है, क्लेम किस तरीके से करें, इसके लिए उन्होंने बता दिया कि इसके लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा रीजनल सेंटर में, या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर, या फिर डायरेक्टर रीजनल सेंटर में, या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप ईसीएचएस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर पॉलीक्लिनिक जाकर भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने बिलों का क्लेम करें, चाहे दवाइयों का हो, चाहे वो किसी ऑपरेशन का हो, चाहे किसी चीज का हो। तो ये कुछ पॉइंट है जो मैंने आपको समझाए, तो इसके लिए आप ईसीएचएस से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर कुछ बातें आपके लिए। जैसा आपको पता है अब सीजन स्टार्ट हो जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट भरने का। जिनकी एज 80 से ऊपर है वो भरेंगे अक्टूबर में, जिनकी 80 से कम एज है, 80 से नीचे है, वो भरेंगे नवंबर में। तो डायरेक्ट आप स्पर्श पे लॉग इन कर लीजिए और आप अपनी आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट देख लीजिए कि कब आपका लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है। तो काफी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट ड्यू है 30 नवंबर 2023 को। तो पेंशनर जो भरेंगे अपना लाइफ सर्टिफिकेट वो 30 नवंबर से पहले पहले भर लेंगे, यानी नवंबर में किसी भी दिन। तो फिर इनकी ड्यू डेट हो जाएगी 30 नवंबर 2024, अगले साल की। तो आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं स्पर्श पे लॉगिन करके, या आपकी जो स्लिप होगी पेंशन स्टेटमेंट उस पर भी नीचे लिखा रहता है, आप स्पर्श से उसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों इनका था, इनका सबका दिखा रहा है 30 नवंबर 2023। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर है जो लिखते हैं स्पर्श का कॉन्टैक्ट नंबर आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, जिला सैनिक बोर्ड का काम समाप्त होना चाहिए क्योंकि बिना रिश्वत लिए कोई भी नहीं करता काम। बिहार के सैनिक बोर्ड, यानी ये बात कर रहे हैं बिहार के जिला सैनिक बोर्ड से, जो काम करने के लिए पैसा लेते हैं। ये गलत है। जिला सैनिक बोर्ड आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है कि पेंशनर को सुविधाएं दी जानी चाहिए, लेकिन अगर कोई पैसे की डिमांड करता है या आपसे कोई फी चार्ज करता है तो ये गलत है, अगर कोई जिला सैनिक बोर्ड ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे स्पर्श का कॉन्टैक्ट नंबर भी आसानी से प्रोवाइड किया जाना चाहिए स्पर्श की तरफ से, पीसीडी की तरफ से। कई बार स्पर्श को मेल करो, ग्रीवांस डालो, कई बार रिप्लाई आता ही नहीं है, पेंशनर परेशान रहते हैं। तो एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाना चाहिए स्पर्श का, जो डायरेक्ट कॉल कर सके पेंशनर उन्हें। जिस तरीके से पीसीडीए का कॉन्टैक्ट नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इसी तरीके का स्पर्श का भी कॉन्टैक्ट या फिर हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, जो डायरेक्ट स्पर्श के नोडल ऑफिसर या फिर स्पर्श में जो काम कर रहे हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट हो सके। और दोस्तों यहां पे इन्होंने बोला सैनिक बोर्ड, यानी जिला सैनिक बोर्ड का काम समाप्त होना चाहिए। दोस्तों कई जिला सैनिक बोर्ड हैं जो सही तरीके से काम नहीं करते हैं पेंशनर का, हमेशा पेंशनर परेशान रहते हैं, भूतपूर्व सैनिक परेशान रहते हैं कि हम वहां जाते हैं वो सही से रिस्पॉन्स करते नहीं है, हमारी चिट्ठी फॉरवर्ड करते नहीं है, रिकॉर्ड में कई हमारी चिट्ठियां नहीं भेजते हैं, मतलब काफी दिक्कतें भूतपूर्व सैनिकों को होती हैं। तो इनका कहना है कि जो जिला सैनिक बोर्ड है वो बंद होने चाहिए। दोस्तों इसमें आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है जो लिखा है जोगेंद्र सिंह सेंगर जी ने, जो है फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के। इन्होंने ये लेटर भेजा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को। सब्जेक्ट है इसका सीबीआई इंक्वायरी इन सिपाही अमित सिंह डेथ केस। जैसा आपको पता है जो अमित सिंह चौधरी थे उन पे इल्जाम लगाया गया था किसी ऑफिसर की पत्नी के द्वारा कि उनके साथ गलत व्यवहार करा है इस जवान ने। तो दोस्तों बाद में किसी कारणवश ये जो जवान थे इनकी डेथ हो गई थी। तो जो जोगिंदर सिंह जी हैं इन्होंने एक लेटर लिखा है जिसमें यह बताया है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इस केस के खिलाफ, पता लगना चाहिए कि वाकई में इनकी डेथ किस कारण से हुई और किस वजह से इन पे इल्जाम लगाया गया ऑफिसर की पत्नी के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा। और दोस्तों इसमें यह भी बताया है कि जो सहायक प्रथा है, बंदी प्रथा है, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। ये अंग्रेजों के जमाने की प्रथाएं हैं जो अभी लागू नहीं होनी चाहिए। अंग्रेज तो भारत छोड़ के चले गए, लेकिन कुछ क्रूर प्रथाएं हैं जो छोड़कर चले गए, जिसका नुकसान भारतीय जवान को होता है। तो बड़ी सिस्टम, सहायक प्रथा, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और दोस्तों जो इनके फैमिली मेंबर हैं अमित सिंह जी के, ये काफी सपोर्ट कर रहे हैं अपने
बेटे को। और इनका कहना है कि उनको फील प्राउड होता है कि उनका बेटा देश की सेवा कर रहा था। और इनका भी यही कहना है और रिक्वेस्ट करी है यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले ऑफिसर की पत्नी के खिलाफ और उन ऑफिसर के खिलाफ, और एक सीबीआई जांच करवाए। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक और पेंशनर जो लिखते हैं, सर ओआरओपी के बारे में भी कुछ तो कह दो प्लीज, सरकार को सुनाने के लिए क्या करना है वो भी बताओ। यानी ये बात कर रहे हैं कि सरकार ओआरओपी 2 की गलतियों को ठीक करेगी भी या नहीं करेगी, या फिर ऐसे ही हम बैठे रहेंगे या फिर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझा दूं, झूठ मैं नहीं बोलता, मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल भारत सरकार नहीं करेगी कुछ। अभी आप वेट करेंगे चुनाव का, अभी चुनाव होंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि टाइम पर ओआरओपी 3 मिलती है या फिर नहीं मिलती है। अगर कुछ हो सकता है तो वो कोर्ट केस के बल पर होगा। अगर कोई कोर्ट केस करना चाहता है गलतियों पे तो उसके बेस पर कुछ हो सकता है, जिस तरीके से एक्स ग्रुप का भी केस चल रहा है, जो टेबल को 2 भागों में बांट दिया। तो इसी तरीके से ओआरओपी 2 की जो विसंगति है उसके बारे में भी केस डाला जाना चाहिए। और ये केस करेगा कौन, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अभी फिलहाल भारत सरकार नहीं करेगी कुछ। दोस्तों ये मैं सही कह रहा हूं। तो अभी फिलहाल भारत सरकार ओआरओपी की गलतियों को ठीक फिलहाल नहीं करेगी और हम अपनी मांगे रखते रहेंगे भारत सरकार के खिलाफ। देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। अभी फिलहाल गवर्नमेंट दूसरे कामों में बिजी है। और दोस्तों अभी फिलहाल भारत सरकार कुछ नहीं करेगी ओआरओपी 2 की गलती को लेकर। आप चाहे तो मेरे से लिख के भी ले सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं करेगी भारत सरकार ओआरओपी 2 की गलतियों को लेकर। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक मैसेज है जो आया है, अटेंशन एसबीआई पेंशन अकाउंट होल्डर, यानी जो एसबीआई से अपनी पेंशन ले रहे हैं, प्लीज लॉग इन टू, यानी इस साइट पे आप विजिट करें, लॉग इन करें और आप अपनी 10 ट्रांसैक्शन यानी जो डेबिट क्रेडिट रिपोर्ट है वो आप चेक करें। चेक दैट डिस्क्रिप्शन में चेक करें कि आपका ये कोड मेंशन होगा डीएसपी अकाउंट का, ये वाला कोड लिखा होगा। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं अकाउंट नंबर है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपका अकाउंट डीएसपी में कन्वर्ट है। और एक और चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे ऐसा कोड नहीं दिखता तो इसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं बैंक से। इट इज एसेंशियल टू गेट 30 लाख ऑन एक्सीडेंटल डेथ ऑफ पेंशनर। अगर किसी पेंशनर की एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो जाती है तो फिर वाइफ को, फैमिली मेंबर को 30 लाख का यहां पे अमाउंट मिलता है। अदर बेनिफिट आर अवेलेबल ऑन द साइट ऑफ एसबीआई। और बाकी जो अदर बेनिफिट हैं उसे आप चेक कर सकते हैं एसबीआई की वेबसाइट पे। तो ये इंफॉर्मेशन थी डीएसपी पेंशनर के लिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है 18 सितंबर 2023 को आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, ईसीएचएस की तरफ से, रिफंड ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप अमाउंट चार्ज फ्रॉम वार डिसेबल सोल्जर। यानी जो वार डिसेबल सोल्जर हैं, जो हताहत हुए हैं युद्ध में, अगर उनसे कोई ईसीएचएस का अमाउंट लिया गया है तो वो आप वापस करें। तो दोस्तों इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन करा गया है सीजीडीए को कि आप वार डिसेबल सोल्जर से ईसीएचएस में ज्वाइन होने के पैसे नहीं ले सकते। दोस्तों सिर्फ वार डिसेबल सोल्जर ही नहीं, बाकी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनसे भी अमाउंट नहीं लिया जाना चाहिए। बल्कि सुनने में आया है जो 2003 से पहले के हैं उनको भी एमआरओ के रूप में कुछ पेमेंट पे करना पड़ रहा है ईसीएचएस में जाने के लिए। तो दोस्तों मैं तो यही चाहूंगा कि जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको ईसीएचएस में एनरोल करने के लिए पैसा नहीं लिया जाए, क्योंकि सब ने देश की सेवा करी है। तो देश की सेवा के बदले इतना तो हक बनता ही है कि उनको इसमें छूट मिल जाए ईसीएचएस में एनरोल होने के लिए। तो दोस्तों यहां पे जो भी पैसा लिया गया है अगर, तो वो रिफंड करना होगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक खबर आई है और शायद मे बी ये किसी न्यूज के थ्रू आई है, 7th पे कमीशन, दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा डीए हाइक का तोहफा। यानी चाहे दशहरा हो या फिर दिवाली हो, उस डेट तक या फिर उससे पहले डीए आपका बढ़ जाएगा। लेकिन जितनी भी ये न्यूज निकल रही है इसमें सब यही बता रहे हैं कि आपका
3% ही DADR होगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं कि आपका DADR जुलाई 2023 से 3% ही बढ़ेगा? अभी तक तो कैबिनेट अप्रूवल नहीं हुई है, तो फिर ये 3% क्यों बोल रहे हैं? दोस्तों, इस तरीके से बोल बोल के सब यही समझने लगे कि DADR 4% नहीं बढ़ेगा, और बल्कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके अनुसार आपका 4% बढ़ रहा है। तो फिर ये सारी न्यूज 3% क्यों बोल रही है? तो दोस्तों, इन चीजों पे तो फिलहाल हम बिलीव नहीं करेंगे कि जब तक कैबिनेट अप्रूवल नहीं होती है, और हम तो यही चाहते हैं कि आपका 4% DADR हो। बाकी देखेंगे गवर्नमेंट क्या अप्रूव करती है। तो दोस्तों, देखते हैं दिवाली से पहले आपको ये तोहफा मिलता है कि दशहरे पे मिलता है। लेकिन देखते हैं कि अभी कैबिनेट मीटिंग कब होती है। अभी जल्दी ही होनी है। तो दोस्तों, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी अगर आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।